सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं, रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए। तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए, सपनों की ओट में। खुद तो अपनी शादी रचाकर बैठ गए और अब चले हैं गार्जियन बनकर मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। तुमने कभी सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है? आपकी बात भी सही है कि रिश्ता बहुत नाजुक है और अंकल की शख्सियत भी ऐसी है कि हम पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। अरे बीबी जी क्या बताऊं, मैं ऊपर गई थी ठर की बुड्ढे के यहाँ, उन लोगों ने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। बड़ा टेंशन का माहौल चल रहा था उनके। कौन सदव? जी हाँ मैंने इसलिए तुम्हें, अच्छा तुमसे ही बात हो जाए। ये तुम्हारी जो नंद है गजल, ये बेटा थोड़ी सी खिसकी हुई लग रही है मुझे। माफ करना मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बात हकीकत है। सपनों की ओट में। अब्बाजान ये बात तो आप तस्लीम करते हैं कि आप ही उम्र के इस हिस्से में हैं कि अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो तुम्हें पता है बेटा कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि अच्छा याद दिलाया। मैं अभी उसके सविता के पास जाता हूँ और उसके रिश्ते की बात करता हूँ। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, रिश्ता तो पहले से मौजूद है। क्या मतलब? क्या तुम उस लफंगे के साथ? शाहिद साहब कोई लफंगे नहीं है। रोड पे हुई हुई एक छोटी सी बात को लेकर अजान खुदारा आप ही की जिंदगी से मत खेलिए। अच्छा तो अब तुम मुझे समझाओगे? मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा कि आप ही और शाहिद साहब एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों उम्र के इस हिस्से में हैं कि उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो आप ही आपका खून है और हमारे खानदान की इज्जत रखने की खातिर वो सिर्फ ये चाहती हैं कि इस फैसले में आपकी रजा शामिल हो जाए। वरना अब्बाजान आप ही के इस फैसले में मैं उनके साथ हूं। अगर आप उनकी शादी नहीं होने देंगे तो मैं उनकी शादी करा दूंगा। इस हकीकत के बावजूद कि उसने तुम्हारे बाप की बीच सड़क पे बेइज्जती की थी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो आके आपसे अपनी गलती की खुद माफी मांगेगा ताकि आपकी अना को तस्कीन मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा और खुले दिल से उन्हें माफ करना पड़ेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अब्बा जान, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं। और दूसरी तरफ आप ही ने आपका पूरी जिंदगी कितना ख्याल रखा है, अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में सर्व करती है। अब आपका हक बनता है कि उन्होंने जो आपकी इतनी खिदमत की है आप उनका कर्ज उतार दें प्लीज। ठीक है, उससे कहो कि मुझसे माफी मांग ले। गज़ल, बाज़ वक़ात इंसान को गलत फहमी भी हो जाती है। मुमकिन है कि बुढ़ापे का शिकार होने की वजह से अंकल के जिस्म में ताकत ना रही हो और शीशे पे जोर लगाते लगाते गलती से उन्होंने तुम पर वजन डाल दिया हो। नहीं भाभी, बात सिर्फ वजन डालने की नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो। लेकिन उन्होंने तुम्हारा काम तो करवा दिया ना, तुम्हारी जॉब के लिए। और हाँ, उनसे फोन करके एड्रेस तो ले लो ताकि सुबह तुम टाइम पे पहुंच सको। हाँ
लाइए नंबर दीजिए। 0300 बैलेंस ही नहीं है मोबाइल में। कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन से कॉल कर लो। नहीं नहीं, वैसे भी कार्ड रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मैं नीचे से लेकर आ जाती हूँ। आतिफ की बात दुरुस्त है। अगर आशीष शाहिद को पसंद करती है और वो मुझसे माफी मांग लेता है तो क्या बुरा। फिर ये भी तो है कि तुमको आजादी मिल जाएगी। अम्मा, गजल को गए हुए काफी देर हो गई है। कहाँ गई थी? नीचे गई थी कार्ड लेने के लिए, लेकिन कार्ड तो नीचे वाली दुकान से मिल जाता है, तो इतनी देर क्यों लग रही है उसे? जा बेटे, जाके देख कर आए हैं। सीधी सादी सी बच्ची हो, वैसे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है हमारे सर पर उसकी। जा देख के आ। जी अम्मा। अच्छा सदफ, बात सुन, वो इतनी देर मुझे इरम का नंबर मिला के तेजा है, बड़े दिन होगा उससे बात किए हुए। पूछूं तो सही क्या किया। ला। जी अम्मा। ये ले अम्मा, नंबर मिला दिया। ध्यान से देख क्या नजर आए। मिला दिया? ध्यान से देख क्या ना। हाँ हेलो इरम। कल से मैं ऑफिस जाने लगूंगी। किस ऑफिस में काम करती हैं आप? आए चंडीगढ़ रोड पे है ऑफिस मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा ऑफिस भी वहीं पर ही है। मैं आपको रोज ले जाया भी करूंगा और वापसी छोड़ भी दिया करूंगा। लेकिन आपके पास तो बाइक है और मुझे तो बाइक पे बैठते हुए डर लगता है। चलें तो आपके लिए गाड़ी खरीद लूंगा, गाड़ी में बैठते हुए तो डर नहीं लगेगा आपको। आप मेरे लिए गाड़ी खरीदेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके लिए गाड़ी भी ले सकता हूँ, एक अच्छा सा घर भी ले सकता हूँ। ये क्या है? कुछ नहीं। अम्मा, अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा का इतना ही ख्याल था तो ऐसे काम किए क्यों? उम्र देखो, हरकतें देखो अपनी। अपना नहीं तो अपने मरे हुए बाप की इज्जत के ख्याल कर लिया होता। लेके चलो सब। चलो। जब मैं कार वापस लेकर आ रही थी ना, तो स्टेयर्स पे एक लड़के के साथ मैं टकरा गई। जरूर कोई बदमाश लड़का होगा, बहुत बुरे होते हैं, ऐसी जानबूझ के इस तरह टकरे मारते रहते हैं लड़के। नहीं भाभी, वो बहुत अच्छा था और काफी क्यूट भी था। और अच्छी बात तो यह है कि जब मेरा मोबाइल गिर गया ना, तो इखलाकन उसने मुझे मोबाइल उठाकर भी दिया और अब शायद ग्राउंड फ्लोर पर किसी फ्लैट में ही रहता है। भाभी, वो जो आपको बता रही थी ना, लड़के के साथ टकराई थी, उसी की कॉल थी। तुमने उसे अपना नंबर दे दिया गजल? अरे नहीं, मैंने नहीं दिया। देखो गजल, तुम अभी इस शहर में नई हो और मासूम हो, तुम्हें नहीं पता कराची का माहौल बहुत एडवांस्ड है। छोटी सी गलती या शरारत बहुत महंगी पड़ सकती है। एक मिनट, कहीं वो ग्राउंड फ्लोर वाले लड़के के लिए तो तैयार नहीं हो रही हैं आप? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने मुझे। वो मुझे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा है, मिलने को कह रहा है मुझे। केयरफुल रहना, और अगर हो सके तो एक बार मुझे दिखा देना, एटलीस्ट पता तो करा सकूं कि ये मौसूफ हैं कौन। कहीं तुम अपनी मासूमियत में किसी गंदे से लड़के के साथ उल्टे सीधे चक्रों में ना फंस जाओ। तो वही लड़का है लोमी, जिसने हमारे घर में हीरोइन रखी थी।
सविता जी, हमने अपने हिस्से का काम तो कर लिया है। हमने अब्बा जान को मना लिया। अब आपने अपने हिस्से का काम करना है। आप शाहिद साहब को बोलिए कि एक दफ़ा आकर वो अब्बा जान से माफ़ी मांगो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो शाहिद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या आशी के घर वाले राजी हो गए? हाँ, राजी तो हो गए हैं, पर उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो ये कि तुम्हें आशी के अब्बू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्यों, ये बात क्या मुश्किल लगती है तुमको? आशी के भाई और भाभी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अब्बू जी को राज़ी किया है। अब तुम्हारी हट दर्मी इस खेल को बिगाड़ सकती है। लेकिन सोच लेना, अगर तुम्हारी तरफ से ज़रा भी देर हुई तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। सविता, कल मैं आपके पास आता हूँ, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे तो आप लोगों का ख्याल रखना है, और वैसे भी आप लोगों ने बड़ेपन का सबूत दिया है। आप उनकी बारी है। नहीं सविता जी, बड़ेपन या छोटेपन की बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बहन का घर बस जाए और वो अपने शौहर के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी। हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड करने चला गया था। तुम सुनाओ, कैसा दिन गुजरा? हाँ, वो गज़ल का क्या हुआ? वो गई थी अंकल से मिलने? हाँ, अंकल ने उसकी जॉब के लिए बात कर ली है। कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। चलो अच्छी बात है। बहुत बेचैन थी वो जॉब के लिए। हाँ अहमद, आज एक बहुत अजीब बात हुई। क्या? वो याद है तुम्हें शुजाबाद का लड़का, एक नुमान? हाँ, जिसने तुम लोगों के घर में हीरोइन रख दी थी, जिसकी वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ा। तुमने इन लोगों को समझाया क्यों नहीं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया? अगर भाई के दोस्तों ने आकर इरम के दराज में कुछ रख भी दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे, मुझे क्यों बंद कर दिया इधर? अम्मा, अम्मा मुझे ले चलो यहाँ से। खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी। मुझे लोगों से बहुत डर लगता है, मुझे घर ले चलो अम्मा प्लीज। मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगी ना अम्मा। अच्छा चलें, आप ये बताएं, मीटर और स्लम डॉग से आपका क्या ताल्लुक है? ऑफिसर, मैं उन दोनों को नहीं जानती। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वो आपके घर में मौजूद थे। क्योंकि वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए थे। किस तरह समझाऊं आपको ये बात? आप उन्हें कब से जानती हैं? मैं उन्हें नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानती। आपको क्यों नहीं समझ आ रही ये बात? अच्छा चलें, आप ये बताएं, गिरफ्तारी के वक्त आपके घर में इतनी भारी मिकदार में हेरोइन का पैकेट आया कैसे, खसूसन आपके ज़ेरे इस्तेमाल कमरे में? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे। मुझे कुछ नहीं पता हीरोइन कहाँ से आई, क्यों आई, मुझे कुछ नहीं पता। कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका नाम खाक में मिला दो। कैसी बेटी हूँ मैं, लानत है मुझ पर। छोरी क्या देख रही है? मैं ये देख रही हूँ
कि तुम्हारे सिरखाब के पर तो नजर नहीं आते। कोठड़ी में छोड़ आई हो या बरसात में झड़ गए? चलो निकल निकल यहाँ से। मुझे मजबूर कर रही हो। मार मुझे, 2 टके की औरत, मार मुझे। स्वाद आ गया बादशाह, स्वाद आ गया। बड़े अरसे बाद कल्लों को किसी ने थप्पड़ मारा है और बड़े ही अरसे बाद कल्लों को किसी के साथ लपकने झपकने का मौका मिलेगा। ये पहले थप्पड़ का जवाब, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर बोनस। बेहिसाब बेशुमार। समझती है तू? हाँ? हाँ? कल्लों से मुकाबला करती है तू? हाँ? कल्लों से मुकाबला करती है? क्या समझती है तू? आप जान गई ना? जान गई आप? कितना खौफनाक वक्त था वो। हाँ अमर, लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी ये कि वो लड़का मुझे यहाँ दिखाई देने लगा है। क्या? लेकिन उसको सजा नहीं हो गई थी? वो सब मैं नहीं जानती। जब मैं घर आ गई थी तो मैं सब भूल गई थी, लेकिन उसके यहाँ नजर आने से भी ज्यादा खतरनाक एक बात है। क्या क्या बात है? सदा प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, यूं किस्तों में कहानी मत सुनाओ। अहमर, ये बात ही इतनी खौफनाक है कि मुझे तुम्हें बताते हुए भी डर सा लग रहा है कि कहीं तुम बहुत गुस्से में ना आ जाओ। नहीं, मैं गुस्से में नहीं आऊंगा, मुझे पूरी बात बताओ। अहमर, वो लड़का पता नहीं किसी न किसी बहाने से गजल से मिलना शुरू हो गया है। देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं गजल को किस तरह समझाऊं। तुम प्लीज गजल को समझाओ, उसे रोको। तुम तो जानते हो ना वो लड़का कितना खतरनाक है। गालबन उसका फ्लैट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। मेरे ख्याल से आते जाते उन लोगों की जान पहचान हो गई होगी, और मेरे ख्याल से ये मामला अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। अगर तुम गजल से बात करो, उसको समझाओ, तो सारा मामला सही हो सकता है। थैंक यू सदफ, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। मैं गजल से बात करूंगा। हाँ, लेकिन अहमद प्लीज उसे मेरा मत बताना, ये ना हो कि वो मुझसे नाराज हो जाए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझता हूँ इन बातों को। मैं उस बुड्ढे से माफी मांगकर उसके सामने छोटा नहीं हो सकता। क्या तुम हो क्या जो छोटे पड़ जाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? और अगर मैं उन लोगों को बता दूं ना कि तुम अपने भाइयों के टुकड़ों पे पल रहे हो, तो तुम लाख कोशिशें कर लो, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। और जो तुम अकड़ रहे हो ना आशी के बलबूते पे, तो आशी के सामने तुम्हारा इमेज मैंने बनाया है। लेकिन अब तो मैं जॉब करता हूँ ना। तुम्हारी मुलाजमत की हैसियत भी मुझे मालूम है। तुम्हारी मुलाजमत आर्जी है, किसी दिन भी वहाँ से तुम धक्के मार के निकाले जाओगे, समझे? मैं तुम्हारी शादी आशी से सिर्फ इसीलिए करवा रही थी कि उनके वालिद बहुत रसूख वाले हैं, तो वो तुम्हें कहीं पे भी किसी अच्छी पोस्ट पे लगवा देंगे। लेकिन तुम उनके दामाद तो बनो, उनके दिल में घर तो करो। आशी भी एक तरफ किनारे लग जाती और तुम्हारा घर भी बस जाता। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उनकी भी तो मजबूरी है। उनकी बेटी की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है। देखो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आशी के लिए मेरे पास और भी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मुनासिब क्या, तुम्हारे लिए तो रिश्ता मिलना मुश्किल है। 2 साल से तुम्हारे लिए कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे भी तुम्हारा रिश्ता भेजा, तहकीकात के बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरे कज़न हो, लेकिन तुम ये अकड़ दिखाते रहे ना, तो फिर सॉरी, मैं नहीं कर सकती कुछ। सॉरी सविता, मेरा ये रिश्ता ख़त्म ना कराइएगा। मैं आशी के वालिद से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सपनों
बस अब तो आप एक ही तैयारी कीजिए, और वो भी सिर्फ ये कि आपको दुल्हन बनना है। आप देखिएगा हम इतनी धूमधाम से करेंगे ना आपकी शादी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच सच बताएंगे? हाँ बोलो गजल। क्या नौमी वाली बात आपने ही भैया को बताई थी? चलो अगर तुम कहती हो तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने झूठ। उसकी वजह यह है कि आज बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। अंकल से भी बड़ी उम्र के आदमियों की फाइलें रखी हैं मेरे पास जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं। वो रिश्ता लेके आए या कोई नौकरी मांग रहे हैं? उनसे बाकायदा एप्लीकेशन मांगी जा रही है, सीवी मांगी जा रही है, कोई तरीका है? अनजान लोग हैं, अब्बाजान पूछेंगे तो सही ना, आतिफ छानबीन तो करेंगे। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चल